मॉर्निंग मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, मैं फिर से एक बार उनके आंसर बता दूंगा और फिर आप आसानी से कर पाओगे। जो उसमें ज्यादातर जो 60 क्वेश्चन तक थे वो स्टेट्स, मतलब इसमें पेपर में एक बार जितने भी आंसर हैं उनके एक बार टिक कर लीजिए, जितने मतलब स्टेट के नहीं हैं। स्टेट के हैं वो तो ठीक ही हैं, लेकिन जो आंसर स्टेट से नहीं है उन आंसर को आप चेक कर लीजिए। और फिर जिस पे भी डाउट हो, ठीक है, जिस क्वेश्चन पे भी आपको डाउट हो उस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे बारी बारी से, ठीक है। आप बता दोगे क्वेश्चन नंबर, वो हम देख लेंगे, फिर जिसका जैसा डाउट रहेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है पहले का वो है बी, ठीक है, सॉरी सी राइट आंसर है इसका। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। तो हम एक बार राइट आंसर पे कर देते हैं 50-60 क्वेश्चन पे जितने हो सकते हैं। एक मिनट, स्वप्निल भी जुड़ रही है इसमें। फिर आप लोग ना चेक करके मुझे बता देना, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ और किस किस पे बात करनी थी, ठीक। तो जैसे ये था, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, सी है, और कैसे है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो बी, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बी है। इस पे भी कुछ बात हुई थी लेकिन हम उतना अभी नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, दूसरे वाले का, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 का आंसर है इसमें, क्या बताया था सुबह हमने, सी, ठीक है, 3 का आंसर है सी। 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक, ताकि आपको ज्यादा वो ना हो। अब ये क्वेश्चन बताया था हमने, आंसर 1858, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है वो है इसमें, हाँ, सी, इसका भी आंसर सी है। 10 करेंगे, 10 में बताना कि कितने गलत हो गए, ठीक है, उसी हिसाब से। अब इसमें डी आंसर है, ये तो अपने आप डी आ गया है, 6 का डी आंसर है। और क्योंकि 10-10 करेंगे तो आप आराम से अपने डाउट पूछ पाओगे। उसके बाद फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर है बी, क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। अब बी में अब नेक्स्ट है इसमें, वो है पी उमेश, इसका भी बी है, पी उमेश। उसके बाद हम राइट आंसर देखते हैं 9 और 10 का, फिर हम करते हैं आपसे डिस्कशन इस पे 10 क्वेश्चन के बाद। और 9 का आंसर है INS किल्तान, ठीक है, INS किल्तान। तो ये सी आंसर है, और ये इसमें सोनू सूद है। तो 10 हमने अभी तक टिक किए हैं। अब 10 में बताइए कि आप लोगों का कितना कितना गया है जी। अल्ताफ बताएं कितने सही है आपके 10 में, कौन सा गलत हुआ है? सर तीसरा गलत है। अच्छा, तीसरा गलत है, ठीक है। अच्छा, गलत वाले पहले बता दीजिए, तीसरा गलत है, और दूसरे का मैंने लिखा ही नहीं था सर, आपने बता दिया उसका। अच्छा, तीसरा गलत है, दूसरा किया नहीं था, और छठा भी किया नहीं था। छठा भी नहीं किया था, दूसरा छठा, ठीक है। तो और 7वें का सर बी है। ठीक है। 8वें का भी बी है, वो भी नहीं किया था। अच्छा अच्छा, और अच्छा जी आप बताएं अपना 10 में कितने सही, मतलब कौन कौन से गलत हुए हैं? सर मैंने 2, 4, 8, 9 नहीं किया था, बाकी जो था वो सही था। अच्छा, बाकी जो सही है, पहले का मेरा रॉन्ग
हुआ था पहले का। बी मतलब सी था तो मैंने बी लगा दिया। ठीक है। और स्वप्निल, आपका कितना, कौन कौन गलत हुए थे इसमें? मेरे सही है और दूसरा और अच्छा, 3 सही है और गलत है। 3 सही है, भाई गलत है। ठीक है, कोई नहीं। सचिन तो सुबह कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको समझिए। पहला क्वेश्चन में इसमें ये दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है कि जो संस्था अनुच्छेदों में लिखित हो, जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में हो, उनको हम बोलते हैं संवैधानिक संस्था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो नहीं है। ठीक है, इसमें ह्यूमन राइट कमीशन है, ये नहीं है। तो और दूसरा जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा गलत है। तो आप पहले वाला काट दीजिए और तीसरा वाला जहां भी हो वहां काट दीजिए। यहाँ भी तीसरा है और यहाँ भी तीसरा है, तो सीधे आपका आंसर आ जाता है बी। ठीक है, यानी इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये भी नहीं है। ठीक, तो इस तरह से है। तो ये जैसे NDMA है, ये भी 2005 में बना है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये भी 2008 के बाद बना है। तो इनमें से ये केवल एक ही है जो संवैधानिक संस्था है, वो है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक, जैसे वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग के बारे में मेंशन है संविधान में 280 अनुच्छेद। यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, तो ये सब संविधान में लिखित है। तो जो संविधान के अनुच्छेदों में है वो होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है कि ये आर्टिकल से ये रिलेट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट रूल कहाँ कहाँ लगा है। आपको पता है कि मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इनमें से सबसे ज्यादा जो अनस्टेबिलिटी होती है यानी अस्थिरता रहती है, प्रेसिडेंट रूल आप समझते हो, राष्ट्रपति शासन है, वो मतलब 6 महीने से लेकर 3 साल तक लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब है कि सारी पावर केंद्र सरकार के अंडर में आ जाती है, और ये प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। पहले 6 महीने के लिए, फिर हम 1-1 साल बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कितने समय तक के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है, तो वो है 3 ईयर, और पहले 6 महीने के लिए लगाया जाता है, और फिर 1-1 साल बढ़ा सकते हैं। और प्रेसिडेंट रूल में पूरा का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक, प्रेसिडेंट रूल के लिए स्टेट गवर्नर रिकमेंड करता है ना। जैसे मान लीजिए कि बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, या यूपी में लगाना है, या किसी भी स्टेट में, तो वहां का जो राज्यपाल है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिकमेंड करेगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो वो लोग एक कमेटी बनाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करेंगे आप लगा सकते हो। इसमें क्या है ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यपाल के कहने पर केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार की रिक्वेस्ट पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ये प्रोसेस है। सर क्या पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है? नहीं, पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी नहीं है, वो केवल होम मिनिस्ट्री। देखो क्या होता है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो जब उन्हें लग रहा है कि व्यवस्था सही से नहीं चल रही है तो सरकार रिक्वेस्ट करती है प्रेसिडेंट से। ठीक, तो प्रेसिडेंट उसमें लगा देते हैं। और हाँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ मेन बात वो ये है कि राष्ट्रपति चाहे तो अपनी मर्जी से बिना किसी से पूछे भी लगा सकता है, बिना किसी से कहे।
अगर वहां का लोकल राज्यपाल भी नहीं कहता तब भी राष्ट्रपति को अगर ये एहसास हो जाए कि इसमें नहीं सही चल रहा है तो राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है वो लगा सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है कि सबसे ज्यादा जो है वो मणिपुर में लगा है, मणिपुर में 10 टाइम्स है, तो आंसर आपका यहीं से निकल आएगा। ठीक है, यानी 10 है मणिपुर में, तो आप देखिए एक में 10, 1 में 10 यानी एक में ही है दूसरा, तो आप समझ गए कि एक इससे ही क्वेश्चन निकल आया, क्योंकि स्टेट पीएससी इतना घुमा नहीं पाते हैं, है ना, वो ज्यादा नहीं घुमाते, थोड़ा कम ही घुमाते हैं। और वहीं अगर यहाँ पे रहता है यूपीएससी तो मणिपुर के बाद आपको असम भी दे देता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है नागालैंड भी दे देता है। तो मणिपुर में जो अस्थिरता ज्यादा रहती है चाइना की वजह से और म्यांमार की वजह से, बॉर्डर है इसलिए, तो इसका बी आंसर है। तो यूपी में कितनी बार लगा? 9 बार। बिहार में कितनी बार लगा? 8 बार। उड़ीसा में कितनी बार लगा? 6 बार। इनको कम से कम ज्यादा नहीं तो इस 3 का तो आपको पता होना चाहिए, यूपी का, बिहार का और उड़ीसा का, और वेस्ट बंगाल का भी कर सकते हैं। तो ये है, तो कोई दिक्कत है इसमें समझ सकते हैं तो आसानी हो जाएगी। आगे से बस क्वेश्चन यही बन सकता है कि कैसे लग सकता है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने समय तक लगाया जा सकता है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3 ईयर। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में, यहाँ देखो ध्यान रखना है कि स्टेट पार्टी की बात की है, तो स्टेट पार्टी का मतलब है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य की जो विधानमंडल है या विधानसभा है उसमें उसको अपना जो भी एलिजिबिलिटी है वो साबित करना है राज्य पार्टी। अगर ये होता नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, तो हमें लोकसभा इलेक्शन में भी एलिजिबिलिटी अपनी प्रूव करनी पड़ती। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में देखो यहाँ दिया हुआ है, तीसरे में देखिए लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत, तो यहाँ जब बात हो रही है राज्य विधानसभा की तो लोकसभा की तो बात ही नहीं आएगी। ठीक है, और लोकसभा यहाँ भी देखो लिखा हुआ है, तो ये दोनों आप पकड़ सकते हो। ये मतलब है अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं भी पता है तो जिसमें 3-4 हैं, अब आप देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जिसमें 3-4 है वो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अब देखो यहाँ भी 3 है तो ये भी नहीं होगा, 4 यहाँ भी है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है, तो केवल आंसर क्या हो गया इसका? केवल सी, केवल एक। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बस केवल आपको समझने में वो था, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे राज्य पार्टी दी हुई है स्टेट पार्टी, तो स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे लोकसभा की कोई बात नहीं होगी, है ना, तो यहाँ पे लोकसभा से कोई मतलब नहीं है, लोकसभा से कोई मतलब नहीं है, दोनों जगह लोकसभा दिया हुआ है, ये देखिए दोनों जगह, तो ये दोनों कट जाएंगे। यही आपको टेक्निक अपनाना है स्टेट में। इस बार जिस तरह से सीबीएसई का पेपर आया काफी लोगों को हिला दिया है, और एमपी का भी हो सकता है ऐसा ही आ जाए। तो अब आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार और राजा कवि वर्मा का जन्म, तो देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि ये फैक्चुअल हैं, नहीं भी पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आने वाले। ठीक, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये जो नाम दिया हुआ है राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा न्यूज में है, यानी ये हमने अगर हिंदू में सर्च हमने किया है तो अप्रैल में मिले हैं। तो राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है? चित्रकार से, पेंटिंग से, है ना। तो इनकी जो फेमस पेंटिंग है इससे क्वेश्चन बन सकता है कि उनका सब्जेक्ट क्या है, फेमस पेंटिंग है उससे बन सकता है कि सब्जेक्ट क्या है। हालांकि इसमें तो आंसर है बी, ठीक है, लेकिन यूपीएससी वो पूछेगा आपसे कि चित्रकारी का सब्जेक्ट क्या है, मतलब थोड़ा सा डीप में जाके पूछेगा। डीप में मतलब फैक्चुअल नहीं पूछेगा, वो डीप में पूछेगा, तो थोड़ा सा बड़ा करके कि भाई हाँ मेन चीज क्या है काम की। तो ये हो गया आपका 4 का बी आंसर। अब इसमें है 10 और 5 है, ये बहुत बार हमने क्वेश्चन बताया था, ये सबका गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बुध जो मर्क्यूरी है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, एक गलत है इतना तो कंफर्म है, तो एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। अब हम यहाँ आ गए,
0.5% रिस्क में। तो अब आप यहाँ पे देखोगे इसमें 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 पे हमें कंसीडरेशन नहीं करना है ना, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इसका मतलब है तीसरा सेंटेंस सही होगा। ठीक, हमें कंसीडरेशन किस पे करना है, 4 पे और 5 पे, 2 पे और 4 पे। तो आप 4 पे कर लीजिए। फोबोस और डिमोस जो है वो मार्स के प्लैनेट सैटेलाइट हैं, तो ये सही है। यानी तीसरा सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि तीसरा यहाँ भी है और यहाँ भी है। तीसरा जो है, हमें आंसर सिर्फ इन्हीं में सेट करना है, 2 में, और तीसरा 2 में है, तो तीसरे पे तो विचार करना ही नहीं है, हमें विचार करना है दूसरे और चौथे पे। ठीक है, तो चौथा हम सोच लेते हैं। तो फोबोस और डिमोस मार्स के सैटेलाइट हैं, तो इसमें आंसर हो गया हमारा सी। क्लियर? कोई डाउट बताएं। तो ये है, तो ये क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ था आप लोगों किसी का? मेरा सही नो गया सर, सर। हाँ ठीक है। अभी ये जो है इसमें कि जो 36 तल की कोणीय दूरी को जो लोग रोड बनाते हैं, मशीन आपने देखी होगी ट्राइपॉड टाइप की होती है, तो मशीन लगा के कैमरा में सड़क पे कभी देखा होगा आपने, 2-3 लड़के खड़े होते हैं, वो कैमरे से देखते हैं मशीन से। तो वो मशीन के बारे में बात हो रही है कि इस मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो जो प्लेन है उसका ऊंचाई या स्लोप देखते हैं वो लोग, तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है थियोडोलाइट। तो इसका डी आंसर है। देखा होगा आपने, वो रोड पे खड़े होते हैं, बड़ा सा वो लगा के कैमरा, तो वही है, अक्सर देखा होगा आपने। तो वो जब रोड बनता है ताकि पानी का स्लोप है वो सही डायरेक्शन में हो सके, ताकि बारिश में पानी भरे ना। अब देखिए इसमें 7, क्वेश्चन नंबर 7। पहला ही गलत है इसमें, जूट रबी की फसल नहीं है, जूट खरीफ की फसल है। ठीक है, तो पहला गलत है, यानी ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, एक यहाँ भी है, तो बस कुछ सोचना ही नहीं है, बी आंसर होगा, है ना। बाकी आपको पता है कि जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, और जूट अगर खरीफ की फसल है तो जाहिर सी बात है कि हाई टेम्परेचर, है ना, रिक्वायर्ड द ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। तो खरीफ के समय में वर्षा की भी ज्यादा जरूरत होती है और तापमान की भी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा धैर्य रख के सोचना था। तो मुझे लगता है कि ये कई बार हमने आपको रबी की क्रॉप लिखाई है, तो जूट कई बार हमने लिखाया, खरीफ में लिखाया। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो जूट जो है वही। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, वो है स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। हमने आपको बोला था कि जो साइबर क्राइम को लेके है, उससे कृष्ण इस बार बनेगा यूपीएससी में भी, स्टेट में भी, क्योंकि जो व्हाट्सएप वाला मैसेज जो लीक आउट हो रहे थे कुछ दिन पहले, न्यूज में आया था, तो वो उसके जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, पैनल बनाया गया है, उसके पूछा उन्होंने कि वो कौन चेयरमैनशिप कर रहा है, तो चेयरमैन है वो पी उमेश कर रहे हैं, पी उमेश। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये चीजें हैं कि ARDAI क्या है, ARDAI क्या है, इसको आने वाले एग्जाम में क्लियर समझना है। ARDAI एक संस्था है, इरिडा इसको कहते हैं, इरिडा जो भी है, तो ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। तो समझना ये क्वेश्चन क्यों दिया उन्होंने, अभी समझिए, कुछ दिन एक 1.5 महीने पहले की न्यूज है ये साइबर वाली, तो उन्होंने वहां से क्वेश्चन दे दिया। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज है, कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों की 15 टन मानवीय सहायता। ठीक है, तो इसमें पूछा है, तो INS कलवरी जो है ना, वो सबमरीन है, तो ये तो नहीं हो सकती। तो इसमें ये फैक्चुअल है, तो ये तो याद होगा तभी आप कर पाओगे, बाकी नहीं। हाँ, 1-2 आप एलिमिनेट कर सकते हो, 1-2 एलिमिनेट कर सकते हो,
और ये भी INS घड़ियाल भी सबमरीन है, तो 2 आराम से आप कर सकते हो, तो कम से कम 50% रिस्क में तो आ ही सकते हो। INS किल्टान ये है इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल है ना यानी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया। तो इसमें 2-3 बातें समझना है। पहला तो ये है कि आपको ये जानना है कि SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये अवार्ड के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, कौन देता है, तो वो देता है UNDP, है ना, UNDP देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको फ्यूचर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्वेश्चन किसके लिए दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। आपके यूपीएससी में या आरपीएससी या एमपीपीएससी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें ये पूछ सकता है कि ये एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किस सेक्टर किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है ना, एजुकेशन या वेलफेयर या ह्यूमन राइट को लेके कुछ भी। तो इसका ये दिया गया है सोनू सूद को। हम लोग करते क्या है, सोनू सूद पढ़ते आगे निकल जाते हैं, जबकि चीजें यूएनडीपी से भी पूछी जा सकती हैं और ये जो अवार्ड है इससे ही पूछी जा सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताएं? नो सर। Which cricketer has been declared as ICC Men Test Player of the Decade? तो इसमें स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ। तो ये तो खैर फैक्चुअल है और इस पे किसी का मतलब ये गलत कराने के लिए दिया गया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि अगर इंडियन किसी को मिलता है तभी पूछा जाता है, और यही सोच के हम लोगों से गलत हो जाता है। तो वो जानना चाहते हैं कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इंटरेस्ट है या नहीं है। तो जैसे एमपी है और छत्तीसगढ़ है, और 2 स्टेट ऐसे हैं इनमें गेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा। ये देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू तो हैज बिकम द इंडियाज 12th कैग कंट्रोलर जनरल, ऑडिट जनरल, और 13, 14, 15, तो दैट इज द 14th कैग है ये, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी इसके बारे में पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैग क्या है ना, कैग के बारे में। इस बार मुझे लग भी रहा है इस बार यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, कैग के बारे में। तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक, देखिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा, वो सिर्फ 2 बातों में ध्यान देना चाहिए आपको। पहला ये कि कौन नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनता है, यानी जो उसके अपॉइंटमेंट है उसको समझना पड़ेगा, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, पहली बात। दूसरी चीज है कि उसका काम क्या होता है। तो यानी कैग को अच्छे से पढ़ना है आने वाले एग्जाम के लिए, कैग को, क्योंकि काफी भरोसेमंद आदमी है भारत सरकार के, जिनको बनाया गया। नेक्स्ट अब देखते हैं यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। इसमें देखिए हेरिटेज है, ये इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए हेरिटेज साइट में कभी ना पॉलिटिकल सिटी नहीं रहता है कभी भी। अगर हेरिटेज साइट की बात आती है, जैसे मैंने बताया सुबह क्लास में, जैसे लखनऊ है, सारनाथ है ना, या फिर श्रावस्ती है। जैसे पटना में पटना है और बोध गया है, या नालंदा है। तो नालंदा कल्चरल प्लेस है, लेकिन पटना कल्चरल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो कैपिटल होते हैं वो कभी नहीं होते हैं, या कॉमर्शियल सिटी होते हैं। तो इसी से भी आप लगा सकते हो कि इसमें इंदौर है, ये भी कॉमर्शियल है, भोपाल है, ओरछा और ग्वालियर। तो ये मैं इसलिए बता रहा था, अगर आपको नहीं भी पता हो तब भी आप आराम से कर सकते हो कौन सा होगा। जब भी हम राजस्थान की बात करेंगे कल्चर की, तो हमारे जहन में एक ही बात आएगी, अजमेर, ख्वाजा साहब की मजार। तो इस तरह से
ये है पेन हैसल टिटमैन प्राइज। तो पहली बात तो ये द पेन हैसल टिटमैन प्राइज, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक, किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको आने वाले एग्जाम के लिए। दूसरा है 2020 का किसे दिया गया, किस अनीता आनंद, ये राइटर है बुक की, तो किस बुक का नाम है, तो ये है ना, हाँ ठीक है, तो पेशेंट एशियंस ये है। तो अब देखो 3 क्वेश्चन बन गए, एक तो ये कि किस एरिया से किस एरिया को दिया जाता है, दूसरा ये कि ये बुक के राइटर कौन है, और तीसरा क्वेश्चन जो आपसे यूपीएससी बनाएगा वो ये बनेगा व्हाट इज अबाउट ऑफ दिस बुक, यानी ये बुक जो है किसके बारे में लिखी गई है, इसकी समरी क्या है, इस बुक में क्या ऐसा सब्जेक्ट है। तो एक बार इस बुक का समरी आप लोग गूगल में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, समरी ऑफ पेशेंट एशियंस बुक, तो एक बार स्टोरी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है कि इस बुक पे कोई इस बुक पे कोई बेस पे कोई मूवी बनी हो, तो वो आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना, ये चीजें हैं। तो इसमें है बी आंसर है। तो 3 बातें याद रखना है, ये और ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसमें 15, है ना, संयुक्त राष्ट्र, हाँ ठीक है, इससे पूछा गया है कि विच इंडियन हैज बीन कीप्ड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, यानी कौन बनी है यूथ एडवाइजरी ग्रुप, भारत की कौन वो मेंबर हैं जो युवा परामर्शदाता समूह की अध्यक्ष बनी है, वो है अर्चना सोरेन, ठीक है, यानी इसका आंसर आपका होगा क्या, सी, ठीक है, सी। तो एक बार इसमें देख लेना कि यूएन यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में अलग इसको नोट कर लेना, टॉपिक को कभी आप या हम इस पर डिस्कस करेंगे, ये क्या है ना, न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप। तो इसके हेड अध्यक्ष बनाई गई हैं अर्चना शेरोन। अब देखा इसमें है व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन जब भी बनता है तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि पहली बात है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है, एक क्वेश्चन बना है, यूपीएससी ने बनाया है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स कौन रिलीज करता है, रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी WEF ये करता है, ठीक है। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि ये क्या है, कहाँ से, ये संस्था कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो सब बातें। तो मतलब हमें टॉपिक ये भी मिल गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये फिर उसके बाद रैंक कौन सा है, तो रैंक है 12वां। और होता क्या है जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो हम लोग इन्हीं चीजों पे पेपर या टेस्ट करने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है आपने इसको पढ़ा ऐसे ऐसे किया, अच्छा ये इसको इतना पढ़ा और आगे बढ़ गए, नहीं, मतलब वो समझना है आपको कि उसके क्वेश्चन में क्या क्या चीजें और हैं जो आने वाले एग्जाम में यूज हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ठीक है, यानी जो फॉरेस्ट हैं, तो पहली बात आपको ये बात यहाँ पता चल गई है कि फॉरेस्ट जो हैं वो समवर्ती सूची में हैं, ये बात आपको पता चल गई यहाँ से, फॉरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। दूसरी बात कि कौन सी लिस्ट में है, कंकरेंट में है। अब कौन से ये भी पूछ सकता है कि संविधान बनते समय या 1950 से जो फॉरेस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में थे, नहीं, वो बाद के हुए हैं,
सबसे पहले ये राज्य सूची का विषय थे, जो वन है हमारे वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट थे, यूनियन का अभी भी नहीं है। कभी आपसे पूछेगा कि फ्रॉम 1951 या 1950, 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ है तभी से ये स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। तो उसको जो 1976 में संविधान संशोधन हुआ है 42वां। अच्छा, इसको ना 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है। इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप 42वां संविधान संशोधन को पढ़ लीजिए। देखो, दो ही संविधान है संशोधन जो आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक तो 42 और 45, ठीक है। 45 में चीजों को जोड़ा गया है और 42 में चीजों को जोड़ा गया है, 45 में चीजों को निकाला गया है। अगर कोई चीज शामिल की जाती है तो पहले तो पढ़ ही लेना, क्योंकि तुक्का मारना ठीक नहीं है। 42 और 44 दो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें है, ठीक है। नामा 11 किसके द्वारा बनाया गया? तो नामा जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रुप है, ये है ना। नामा कई बार न्यूज में भी आया है, शायद हमने किया भी है, इस बार नहीं किया है, 2020 के लिए किया था। तो नामा जो है किन लोगों का ग्रुप है? डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री? तो दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपिंग कंट्री। तो नामा पढ़ना है, नामा कृषि से संबंधित है, और नामा ऐसे देशों का समूह है जो विकासशील देश, ठीक है। तो नामा को अलग नोट कर लेना और टॉपिक में इसको लिख लेना करने के लिए। और नेक्स्ट है इसमें पेपर गोल्ड किसको कहते हैं? पेपर गोल्ड, कई बार क्वेश्चन आया कि प्लास्टिक मनी क्या है? तो जो हमारा एटीएम है उसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, एटीएम को प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है? पेपर गोल्ड है HDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो HDR क्या है? HDR इज अ करेंसी ऑफ IMF। तो IMF का जो अमाउंट है वो HDR के फॉर्म में होता है, इसको पेपर गोल्ड कहते हैं, पेपर गोल्ड। और एटीएम को प्लास्टिक मनी कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, what will be the decreasing order of the following continue to the greenhouse? बताएं, क्या इसका राइट आंसर लगाया था सब लोगों ने 20 का? डी। हाँ, देखिए, पहली बात तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस के लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है, तो यानी A और C और D। दूसरी बात है CO2 के बाद जो रिस्पॉन्सिबल है वो है CH4, तो एक और फिर हम यहाँ पे आ गए, एक और कम हो गया। उसके बाद CFC और N2O है। तो CFC जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ज्यादा, ये है ग्रीन हाउस के लिए, ठीक है, सॉरी, ये है ओजोन डिप्लेशन के लिए, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो सीधे सीधे आपका डी आंसर हो गया, डी। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है CO2, उसके बाद है मीथेन, और उसके बाद है N2O, और फिर है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। तो इसका ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में हो सकता है आ जाए। तो इन्होंने जो करामात की है वो यहाँ पर की है, खाली इस जगह। तो ये ध्यान रखना है। बहुत बार हमने बोला भी है कि CFC जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत कम रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है इसमें 21, इसमें पूछा है बायोस्फीयर है एरिया वाइज। तो इसको मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सबसे छोटा वाला देखना चाहिए। इसमें पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, तो इसमें देखो कौन कौन से हैं। सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार है, पंचमढ़ी है और कंचनजंगा है। इसमें 4 हैं। 4 में आपको इतना तो पता है कि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे छोटा होगा वो कंचनजंगा होगा। अब ये देख लेते हैं कि कंचनजंगा कितने जगह है लास्ट में। कंचनजंगा यहाँ भी लास्ट में नहीं है, पंचमढ़ी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
कंचनजंगा ए में और बी में है, अब यही होगा। ठीक, अब इसमें कम से कम 50% आप सेफ हो गए। इसका राइट आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार, बी। यानी जो सुंदरबन है वो गल्फ ऑफ मन्नार से छोटा है। यहाँ सुंदरबन डेल्टा की बात नहीं हो रही है, यहाँ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, पंचमढ़ी। कम से कम कंचनजंगा से आप 50% सेफ हो गए थे, नहीं भी पता था तो भी, ये चीज ध्यान। नेक्स्ट है इसमें एसिड रेन, ये भी बहुत बार बात हुई, बताए इसका क्या होगा? अर्चना जी बताएं, स्वप्निल बताएं क्या है? सर बी। सी, नाइट्रिक एसिड। हाँ, नाइट्रिक, यस, सी। देखो देखो हमने, देखो एक बात ध्यान रखना, आपको साइंस में हमने करवाया था एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड करवाए थे। तो एसिटिक एसिड है ना, ये विनेगर में होता है, यानी सिरके में। ठीक, तो एसिटिक एसिड रेनफॉल से नहीं है। अब एसिटिक एसिड दो में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और जरा गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी मिलेगा आपको, बस। और तो एसिड रेन हमने कई बार डिस्कस किया कि ये जो है नाइट्रोजन और सल्फर से होता है, खासकर जो नाइट्रेट्स होते हैं और सल्फर होता है उससे। तो इसका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, उसका बी है। ये बहुत बार डिस्कस हुआ है क्लास में। अगर डिस्कस नहीं भी, अगर आप कभी ध्यान याद रहता है तो ये याद रखिए कि एसिटिक एसिड से नहीं होगा, और क्योंकि ये विनेगर में पाया जाता है, सिरके में, और ये एसिटिक एसिड जो है 2 जगह है, ठीक है, 3 जगह हो गया। तो इसका मतलब है आंसर अपने आप आपके सामने निकल के आ गया, है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्लस द डिप्रिसिएशन, यानी जो एनडीपी है वो जीडीपी और प्लस उसका जो बनावट में खर्चा हुआ वो, तो ये भी नहीं हो सकता। ये मैंने आपको इकोनॉमी में समझाया था कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे हमने ये पेन है 25 रुपए का बनाया है ना, और ये बिके 50 रुपए का, तो उसकी जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 25 रुपए हो गया, यानी 25 रुपए का उसको बनाने में खर्च आ गए। तो वो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। यहाँ पे जो है ना, ये प्लस किया है ना मूल्यह्रास, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। तो ये भी गलत है। सकल घरेलू उत्पाद, यानी जो बना तो ठीक है, अभी फटाफट देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन को। और इसमें हाँ जी बताएं, कुछ कह रहे थे कुछ। देखिए इसमें आप हाँ, तो ये पहला गलत है, तो पहला गलत है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बचे हो सकता है बाकी भी गलत हो, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें दूसरा, देखें दूसरा तीसरा, हाँ, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू, हाँ, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। एक बात ध्यान रखना है कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो जीडीपी होती है, ठीक है। ये भी हमने बताया था कि जीडीपी ही पर कैपिटा इनकम होती है, तो एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये भी सेंटेंस गलत है, तो आई थिंक ये भी गलत हो गया। अब आंसर हो गया डी, यानी इसमें तीनों सेंटेंस गलत है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है कि जो चीज हम बना रहे हैं उसकी बनाने की कीमत को माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसको माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा प्राइस, जो भी इनकम होगी वो होगी नेट डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद है इसमें कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है जीडीपी से हम लोग कंसीडर करते हैं,
जीडीपी से, इसलिए जीडीपी को ही फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ बेटर, है ना, मेट्रिक देन द ग्रॉस जीडीपी ऑफ कंपेयरिंग द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता है, जब भी हम कंपेयर करते हैं दूसरे की इकोनॉमी से तो हम लोग जीडीपी से करते हैं, ना कि एनडीपी से। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नहीं करते, हम लोग जीडीपी से करते हैं। तो ये भी सेंटेंस गलत है। अब भाई ये क्वेश्चन जो है ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन सीजीएपी जो लोग सीजीपीएससी के उनके लिए तो टफ हो गया भाई, है ना। उस लेवल की पढ़ाई नहीं करते हैं वो लोग, जिस लेवल का क्वेश्चन है ये बिल्कुल यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। तो ये है। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि हाँ, read the statement related to the cabinet committee and choose the correct answer option. तो cabinet committee are not mentioned in the constitution. तो कैबिनेट कमेटी संविधान में मेंशन नहीं है क्या, बताएं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पूरे पेपर पूरे पेज में क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। तो ये बात सही है, संविधान में कैबिनेट कमेटी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी का कोई जिक्र नहीं है, तो पहला सेंटेंस तो सही है। दूसरा है कैबिनेट कमेटी आर सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग द एग्जेंसी ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। तो जो कमेटी हैं वो पीएम के द्वारा बनाई जाती हैं, पीएम के द्वारा। तो ये बात भी सही है कि समय के हिसाब से बनाई जाती हैं। If Prime Minister is a member of committee, he may not necessarily the chairman of the committee. अगर प्राइम मिनिस्टर कमेटी का मेंबर है, पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी कमेटी का मेंबर नहीं होता है, हमेशा ही चेयरमैन होता है। तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है किसी कभी आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर कमेटी का मेंबर हो और अध्यक्ष हो और कोई, ऐसा नहीं हो सकता भाई। पीएम है वो, तो पीएम हमेशा चेयरमैन होंगे, अगर वो कमेटी के मेंबर भी हैं तो भी। मेंबर में तो ऐसा नहीं है कि वो चेयरमैन नहीं भी हो सकते, वो चेयरमैन होंगे। तो ये सेंटेंस गलत है। तीसरा सेंटेंस गलत है, तो आप देख लेते हो। तीसरा सेंटेंस अगर इसका गलत है तो आप देखिए, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ भी तीसरा है, ये भी गलत है। यहाँ भी तीसरा है, ये भी गलत है। तो देखते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू बट स्टेटमेंट 3 एंड 5 आर फॉल्स। और पांचवा देखते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं है, है ना, कोई जरूरी नहीं है इसी के द्वारा। तो ये भी सेंटेंस गलत है। आप सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में देता है, मतलब आप देख रहे हो पूरे पेज में एक क्वेश्चन है, मतलब आधे पेज में, है ना, एक साइड में पूरा क्वेश्चन ही है, एक ही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सीजीपीएससी के हिसाब से टफ है। सर इसमें सही कौन सा होगा फिर? सही होगा इसमें ये वाला डी वाला होगा सही, 24 का। फर्स्ट और सेकंड सही है, और बट थर्ड एंड फोर्थ गलत है। ये ना सही है, लेकिन कथन 3 और 4 गलत है, इस तरह से। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें 25 का आंसर। तो इसमें दोनों सही हैं ये, हालांकि क्वेश्चन बहुत डीप करके दिया उन्होंने। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित धम्म सभा में किया गया था। तो जैन से रिलेटेड है, तो इसमें दोनों सही हैं आंसर, दोनों सही हैं। ज्यादा इस पे, क्योंकि ये फैक्चुअल है, कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो दोनों सही हैं इसमें जैन के बारे में। और नेक्स्ट है जैसे कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। तो ये बात सही है। तो सांख्य दर्शन है जो कपिल का ही है, ठीक है, कपिल मुनि। तो इसमें पहला सेंटेंस सही है, कपिल यानी सांख्य दर्शन।
कपिल ये बताते हैं कि किसी का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। तो ये बात सही है। देखो ये ध्यान रखना है कि जितनी भी फिलॉसफी है हमारी, जो भी दर्शन है, वो दर्शन कभी भी गॉड को नहीं मानता है। मतलब ऐसा नहीं है किसी सुपर पावर को वो मानता है, लेकिन वो कह सकते ना कि पूजा करने से कुछ लाभ हो जाएगा, प्रसाद चढ़ाने से ये फायदा हो जाएगा, इसको वो नहीं मानते। और इस चीज के अगेंस्ट पूरा फिलॉसफी है, पूरा दर्शन है ना, पूरे दर्शन, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, बहुत सारे दर्शन है। तो सभी इस चीज के अगेंस्ट हैं कि हम हवन करेंगे तो इसका हमें फल मिलेगा, या दान करेंगे तो ये मिलेगा। मतलब वो इस चीज को इग्नोर करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें दोनों सेंटेंस सही है, तो इसका राइट आंसर है ए। सबसे पहले जो वैदिक कल्चर है उसका अपोज करने वाले यही थे लोग, दर्शन वगैरह। महावीर और बुद्ध तो बहुत बाद के आए हैं, सबसे पहले लोगों ने अपोज किया था। नेक्स्ट है इसमें, जैसे अब देखो भूकंप आया था कुछ दिन पहले ही। भूकंप क्या है? अर्थक्वेक शैडो जोन। अर्थक्वेक शैडो जोन का मतलब होता है कि वो एरिया जो अर्थक्वेक से इफेक्ट ना हो, वो एरिया। मतलब जैसे ये जो अभी 2-3 दिन पहले अर्थक्वेक आया था, ये आया है दिल्ली तक, और दिल्ली जहां अर्थक्वेक नहीं पहुंचा है उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक शैडो जोन, जहां अर्थक्वेक नहीं दिखाई दिया। अब देखो, द शैडो जोन वन अर्थक्वेक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शैडो जोन अनदर अर्थक्वेक। तो इन्होंने ये चीज बोली है कि जो एक अर्थक्वेक का शैडो जोन दूसरे अर्थक्वेक के शैडो जोन से डिफरेंट होगा। ये बात सही है, होगा ही। अब एक अर्थक्वेक आता है, मान लीजिए ये आया था मान लीजिए पाकिस्तान में या तजाकिस्तान में, दूसरा आता है नेपाल में। तो नेपाल का अर्थक्वेक शैडो जोन कुछ और होगा और तजाकिस्तान वाले कुछ और होगा। अगर उसका सेंटर कराची है तो उसका कुछ और होगा, दिल्ली है तो उसका कुछ और होगा। तो ये सेंटेंस सही है पहला वाला। तो दूसरा सेंटेंस है seismic meters record P and S waves at the any distance out of 105 degree from the earthquake epicenter। ये कह रहे हैं भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P और S वेव की तरंगों को अवलोकित करते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जब जो भी सेस्मिक वेव्स होते हैं वो हमेशा केवल पी वेव्स को कंसीडर करते हैं, पी वेव्स, एस को नहीं करते। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि किसी भी दूरी पर, ऐसा नहीं है, उनकी एक फिक्स होती है कि वहां तक वो कर सकते हैं। तो पहली बात है सेस्मिक मीटर जो होता है, जिसको कहते हैं सेस्मोग्राफ। जो सेस्मोग्राफ है, तो इन्होंने बताया था ना कि जो अर्थक्वेक आया था वो 6.5 का था, 6.1 बताया ना, 6.1 बताया। तो 6.1 बताने का मतलब है कि जो 6.1 जो फ्रीक्वेंसी थी वो किसकी बताई है? पी वेव्स की। ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, पी वेव्स की बताने का मतलब पता है क्या होता है? क्योंकि एस वेव है वो सरफेस पे चलती है, तो वो अकॉर्डिंग एरिया उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। अगर कोई तरंग है, भूकंप आता है मान लीजिए अरावली में या मान लीजिए विंध्याचल में, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, हिमालय में तो ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए पी वेव्स को करते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो खैर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी, ये तो आप लोग पता होगा, तो दोनों पारियों में सोनी पर आउट हुआ। इस क्वेश्चन देने का क्या मतलब था हम लोगों को, बताइए। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूं, बी है ना। तो बी है मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट है इसमें कुछ सोचना करना ही नहीं है,
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में 20 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। आपको पता है कि मिट्टियां कितनी हैं? 8 मिट्टियां जो हैं तो सॉइल से वो 8 प्रकार की हैं। अगर सॉइल 8 प्रकार की हैं तो कृषि प्रदेश 20 कैसे हो गए? और हम सभी जानते हैं कि मिट्टियों के हिसाब से ही कृषि होती है, तो 8 की जगह पे 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 कैसे हो गए? मैं इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि भारत के कृषि प्रदेशों को 9 भागों में बांटा जाता है, 20 नहीं। तो अगर आप सॉइल के हिसाब से भी करते तब भी ये सेंटेंस गलत है। तो अगर मान लीजिए एक गलत है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या है इसमें? केवल एक सही है, ये कैसे हो सकता है? कथन सर एक, इसका बी होगा। कौन सा पूछा क्या इसने? बी होगा, कथन एक सही है। नो सर, बी बी। अच्छा, बी में फर्स्ट नहीं है क्या? सर वो उसमें लिखा है ना, कथन 1, 2 एवं 3 सभी गलत हैं। ठीक, हाँ ये मैं नहीं देख पा रहा था, ये वाला। ठीक है, तो ये सही है ना? तो अगर ये भी, तो इसमें 50 20 नहीं है, और इसमें अब सोचिए कितना घुमा दिया इन लोगों ने, यहाँ भी घुमा दिया है ना? हर समय आपको हर वर्ड पे अलर्ट रहना है। वो किसी भी तरह से आपको भगाना चाहते हैं प्रीलिम्स से, कैसे भी आप एलिमिनेट हो जाओ। तो हम देखो इसको काट रहे थे, अच्छा एक 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 एक, अच्छा यहाँ भी नहीं है। तो जब सारे में एक मिला तो समझ में आया कि नहीं, फिर ये भी हो सकता है। तो इसका सभी सेंटेंस गलत है ना? और पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क प्रदेश कवरेज पश्चिमी कवरेज क्षेत्र से ज्यादा, ऐसा नहीं है, पश्चिमी में क्षेत्र कम है। तो ये कई बार बात हो चुकी है। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से पाइपलाइन उनकी लंबाई से घटते क्रम में बताइए। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या होता है, अब आपको देखना है कि इसमें सबसे छोटी कौन सी हो सकती है। हजीरा आपको पता है बड़ी है, जामनगर भी पता है, कांडला भी पता है। आपको इनमें सबसे छोटी जो लग रही है वो सलाया होगी, सलाया। तो अब देखो सलाया सबसे लास्ट में किसमें है? तो सलाया सबसे लास्ट में किसमें है? यानी एक जो है केवल 2 में यहाँ पर है। सी आंसर और डी दोनों। सी और डी में है, तो आंसर यही होगा। आप पकड़ गए। अब देखते हैं कि इसके बाद कौन सी होगी। इतना तो हमें पता है कि जो सबसे बड़ी है ना, जो सबसे बड़ी है वो हजीरा और कांडला में 2 हो सकती है, या तो कांडला होगा या हजीरा होगा। अब देखो हजीरा है नहीं, सॉरी कांडला है नहीं, यहाँ पे दूसरा है और फिर दूसरा है। चलिए यहाँ हो गया, तो ये दोनों में है, यानी हजीरा सबसे बड़ा है। अब देखते हैं चौथा और तीसरा, जामनगर और कांडला। हमने कहा कि जामनगर से बड़ा तो कांडला होगा, इतना तो कंफर्म है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सी। देखो कितना दिमाग चल रहा है आपको, और जबकि ना तो आपको लंबाई पता है, ना तो आपने मीडिया देखा है। इतना पता है हजीरा इन सब में से छोटा सलाया होगा, क्योंकि सलाया हम लोगों ने कम सुना है न्यूज में। तो आ गए सीधे, हमें तो आंसर निकालना था। अब यहाँ पे भी देखो हजीरा और कांडला, अब दोनों में कांडला बड़ा होगा, है ना? कि कांडला जो है वो एरिया बड़ा है और हजीरा छोटा है, और ये हजीरा सूरत में है, हजीरा सूरत में है। तो ये क्यों आया आपको पता होगा, अभी जो पीएम ने वहां पे कुछ शुरू किया था इसलिए पूछा है। तो विदाउट कुछ हरकत ये लोग नहीं करते, कुछ ना कुछ हरकत वहां होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा सी, 30 का। तो अच्छा, 30 तक आप लोग देख लीजिए एक बार, क्योंकि टाइम भी कम है, हम आगे कल ही कर लेंगे। और क्योंकि इनको समझना सभी को क्वेश्चन को है, हम लोग इसी क्लास में करेंगे, सोमवार में नहीं करेंगे। एक बार देख लीजिए 30 में कितने कितने आपके गलत हुए हैं, मतलब कितने सही हैं, गलत छोड़ दीजिए। देखते हैं फिर। जी बताएं। सर 30 में मेरे 10 सही हुए, 20 रॉन्ग हुए हैं। 20 रूम, अच्छा।
और अल्ताफ आपके 12 12 12 12 सही हुए हैं, गलत हुए। गलत हुए हैं। ठीक है, सचिन आपके 21 ठीक है सर। 21 ठीक है, यानी ठीक है। स्वप्निल आपके सर 11 11 सही है, 11 सही है सर। 11 सही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ 30 क्वेश्चन में एनालाइज खुद का कर सकते हो कि चीजें इसलिए गलत हुई कि पता नहीं था, या इसलिए गलत हुई आप एलिमिनेशन नहीं कर पाए। और एलिमिनेशन तब होगा जब आप रुक के बिना डरे करोगे। आप सोचिए कि यही प्रेशर एग्जाम हॉल में होता है। जितना क्वेश्चन आपने देखा, कितना भी क्वेश्चन बड़ा हो, हम कभी क्वेश्चन को देख के घबराते नहीं है। हालांकि ये चीजें कहना और करना मुश्किल है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा आपको। बस ये मान के चलिए हम पेपर देने आए हैं, पेपर को देखेंगे, 2 घंटे एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे, अगली बार फिर आना है। बस ये है कि जो एग्जामिनर ने हम चालाकी की है उसको पकड़ना है हमें, ये ऑप्शन कैसे सेट किए उसने। और आपने ये एग्जाम पेपर पकड़ने से पहले ही समझ लिया कि नहीं हमें सिलेक्ट होना है कैसे भी, आप वो सब भूल जाइए, दुनिया भूल जाइए। बस पूरा ध्यान आप 100 क्वेश्चन पे लगा दीजिए। और 100 क्वेश्चन में आपको अपना नॉलेज नहीं दिखाना है, सिर्फ ये दिखाना है कि हमें 100 में जो हमारे सामने क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, उसको हमें कैसे किसी भी तरह से आंसर तक पहुंचना है, नॉलेज से, इलिमिनेशन से। कई बार क्वेश्चन इसलिए गलत हुए होंगे आपके कि आपने क्वेश्चन से ठीक से नहीं पढ़ा होगा, है ना। जैसे ही वो था जो पार्टी वाला था, स्टेट पार्टी वाला, तो उसमें कुछ था ही नहीं। मतलब सिर्फ ये देखना था कि लोकसभा या विधानसभा, तो लोकसभा पकड़ लेते, अब 2 गलत हो जाते, आराम से क्वेश्चन आ जाता। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, और हम प्रैक्टिस में यही कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई, अच्छा ज्योग्राफी क्वेश्चन चाहे वो एसिड रेन वाला हो, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो, या फिर जो भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन था जो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया है? क्यों सचिन बताएं, है ना, सारे हम लोगों ने यहाँ पे किए थे। बस क्या हुआ है, यस सर। बस थोड़ा सा आपको जो प्रेशर है उसको कम करना है ना, और उसके हिसाब से करना। जैसे यही क्वेश्चन है, हम लोग कई बार देखते हैं इसको, न्यूज में भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं। जैसे यही था, कितनी बार किया है हमने, और बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ चीजें कॉमन सेंस में भी रहती हैं, सारी चीजें एग्जामिनर है। और जैसे यही था, ये भी हमने कई बार किया है, ये हमने कितनी बार किया है। और इकोनॉमी वाला भी हमने बता, कई बार जब इकोनॉमी हुई थी तब भी जीडीपी में और जीएनपी में और पर कैपिटा इनकम में क्या डिफरेंस है, आप क्लासेस को देखेंगे तब भी वहां पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो बस उसी को समझना है कि क्यों हुए। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं काम करेगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो जो हमने कहा कि कल्चरल लोकेशन वही हो सकती है जो नॉन पॉलिटिकल हो, तो सीधे आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बाकी हम लोग 30, मुझे लग रहा है 30 क्वेश्चन ही और बचे होंगे, क्योंकि उन्होंने 48 क्वेश्चन तो स्टेट से दिए। स्टेट वालों को हमें ज्यादा टच नहीं करना है, ज्यादा क्या नहीं करना है, उसके मतलब नहीं है हमें। ठीक है, बाकी हम लोग कल कर लेंगे यहाँ से क्वेश्चन। पर सर मुझे तो देखना पड़ेगा ना, वो तो बगल का ही है उसके। बगल का ही है, लेकिन जैसे बजट वगैरह है तो वो नहीं देखना है, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन देख लेना, वो हम बता देंगे। ज्योग्राफी वाले हम करेंगे भी, जैसे बजट में कोई चीज आई है, लोकल कोई स्कीम है तो ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी वाले तो हम इसमें करेंगे शामिल। क्योंकि मतलब सर कुछ ऐसा हो सकता है कि पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कि मध्य प्रदेश की किस स्थिति में, कुछ भी पूछ सकता है ना। नहीं, वो एग्रीकल्चर पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा,
लेकिन जो प्रेजेंट का जो करंट अफेयर्स है, वो जैसे कोई योजना चल रही है तो वो छत्तीसगढ़ में ही है, या कोई बजट में कुछ हुआ है तो वो पूछेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पर रोकते हैं क्लास को, बाकी हम लोग कल करेंगे, और कल सुबह क्लास 8 बजे ही होगी। ठीक है, ओके सर, वीडियो आपको मिलेगा, आपको थैंक यू सर। आज ही मिल जाएगा।